24 नवंबर 2014 की सुबह सोनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस गए और जैसे ही इन्होंने अपने सिस्टम चालू किए, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी स्क्रीन पर लाल रंग का एक कंकाल दिख रहा था जिस पर लिखा हुआ था हैक बाय जीओपी। यहाँ जीओपी का मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी नहीं है, गार्डियंस ऑफ पीस से है। इसी संगठन ने हैकिंग की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन कोई सामान्य हैकिंग नहीं थी। हैकर्स ने सोनी के हजारों कंप्यूटर्स का डेटा डिलीट कर दिया था। सोनी पिक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। कंपनी के सर्वर डैमेज हो गए थे। कई हफ्तों तक सोनी में काम नॉर्मल पेस पर नहीं हो पाया। इतना ही नुकसान नहीं हुआ था, हैकर्स ने इंटरनेट पर सोनी का लगभग 100 टेराबाइट से ज्यादा डेटा धीरे धीरे लीक करना शुरू किया। रोज नए खुलासे होते हैं जिनमें कर्मचारियों की प्राइवेट डिटेल होती, उनकी सैलरी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट नंबर, ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स लीक हुई। बॉन्ड सीरीज में जो अगली फिल्म थी उसकी स्क्रिप्ट भी लीक हुई। लीक हुए मेल्स में हॉलीवुड के एक्टर्स और सोनी के ऑफिशियल्स के बीच प्राइवेट कन्वर्सेशन भी था और इन लीक्स के सामने आने के बाद सोनी की बहुत बदनामी हुई, इमेज को बड़ा धक्का बचा। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इतनी सीरियस हैकिंग जो हम देख रहे हैं, किसने की, क्यों की और उसके पीछे कौन था। इसके पीछे था एक फिल्म का ट्रेलर। इस साइबर अटैक के महज 5 महीने पहले 12 जून 2014 को सोनी फिल्म्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी एक नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था जिसका टाइटल था द इंटरव्यू। बहुत अच्छी फिल्म ये थी भी नहीं। इस फिल्म की कहानी शॉर्ट में यह है कि दो पत्रकार हैं अमेरिकन, इनको किम जोंग उन का इंटरव्यू करना है और CIA इनसे कांटेक्ट करती है कि आप इसी दौरान किम जोंग उन को निपटा देना। पूरी फिल्म इस कहानी पर आधारित थी और कॉमेडी फिल्म थी। यह एक अटेम्प्टेड कॉमेडी था। बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, देखने के लिए देखी जा सकती है। अब बुरा जिसको लगना था उसको तो लगा ही। नॉर्थ कोरिया भड़क गया और उसने इस फिल्म को उसके सुप्रीम लीडर का अपमान बताया। अमेरिका को जंग तक की धमकी दी गई और UN को चिट्ठी लिखकर नॉर्थ कोरिया ने फिल्म का विरोध जताया। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उस समय अमेरिका ने इसे पॉलिटिकल बयानबाजी समझा, हल्के में लिया। लेकिन जब सोनी पिक्चर्स को हैक किया गया तब सबको समझ में आया कि ये काम किसका है। ये जो मिलिट्री ग्रेड हैकिंग थी उसके पीछे कोई एक सॉवरेन नेशन नहीं हो सकता था। बाद में FBI की जांच में बात साबित भी हुई कि नॉर्थ कोरिया ही इन हैकर्स को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं की। इस कांड के बाद इतना डर पसर गया कि अमेरिका के कई बड़े सिनेमा हॉल्स थे, उन्होंने द इंटरव्यू को रिलीज करने से इनकार किया। दबाव जब बढ़ा तो सोनी ने फिल्म की रिलीज को ही टाल दिया और इस फैसले की अमेरिका में बहुत आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा कि एक विदेशी तानाशाह की धमकी के आगे हॉलीवुड झुक गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा कि सोनी को यह फैसला करना नहीं चाहिए था। फिर कहीं जाकर चुनिंदा थिएटर्स में फिल्म रिलीज हुई और बाद में फिर इसे ऑनलाइन रिलीज किया गया, स्ट्रीम किया गया। इस हैकिंग ने अमेरिका को बताया कि नॉर्थ कोरिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस पर बारीकी से जांच की तो मालूम चला कि ये कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं था, बल्कि नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर करता है। हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साउथ कोरिया की एक प्राइवेट फर्म जेनियंस ने नॉर्थ कोरियाई हैकर्स पर नए खुलासे किए हैं। जेनियंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरियाई हैकर्स अब अपने ऑपरेशंस को बहुत स्मूथ कर चुके हैं और वो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया के सबसे कुख्यात हैकर ग्रुप किमसुकी का नाम लिया जा रहा है और ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि ये ग्रुप किसी दूसरे AI सर्विस की मदद नहीं लेता। इसने अपने खुद के ही सर्वर सब डेवलप कर लिए हैं, AI मॉडल्स हैं इनके, और इस वजह से इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर भी नहीं जा रही है। इसके अलावा पिछले दिनों एक खुलासा ये भी हुआ था कि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स अब यूक्रेन वॉर में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग और कितने लंबे समय तक चलने वाली है, रूस के कौन से हथियार कहाँ कारगर साबित हो रहे हैं और ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसका स्टेक इस युद्ध में जुड़ा हुआ है। उसने 10 से 15 हज़ार सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे थे। 9 अगस्त को ही ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया 50,000 सैनिक और भेजने वाला है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में अब नॉर्थ कोरियन हैकर्स की भूमिका और बढ़ जाएगी। इसलिए आज के शो में हम आपको नॉर्थ कोरियन हैकर्स की कहानी सुनाएंगे, बताएंगे कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है और किस तरह की हैकिंग ये ग्रुप्स किया करते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत।
आप जानते हैं कि पश्चिमी दुनिया में नॉर्थ कोरिया की स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है। ईस्ट में भी इक्का दुक्का ही देश हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ किसी तरह का संबंध रखते हैं। चीन सबसे पक्का दोस्त है, पड़ोसी भी है, और धीरे धीरे रूस के साथ भी नॉर्थ कोरिया के संबंध बेहतर होते गए हैं। इसके अलावा ईरान, क्यूबा, बेलारूस जैसे देश हैं जो नॉर्थ कोरिया को दोस्त मानते हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान भी होता था जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। नॉर्थ कोरिया से दोस्ती करने वाले अक्सर वही देश होते हैं जो अमेरिका के विरोधी खेमे के होते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान बहुत सगा हो गया है अमेरिका का, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया से दूर दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका विरोध के चक्कर में अंधा सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को मिलता है। रूस और चीन ज़रूर उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर इशू जब भी आता है तो वो नॉर्थ कोरिया से दूरी बनाकर रखते हैं। भारत के साथ नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। चाणक्यपुरी में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्ती लिमिटेड है। प्रतिबंधों के चलते भारत व्यापार नहीं करता है नॉर्थ कोरिया से। ये बात नॉर्थ कोरिया शुरू से जानता था कि उसे अपनी नैया खुद ही पार लगानी है, मदद कोई और करेगा नहीं। इसलिए उसने शुरुआत से ही अकेले चलने की तैयारी की। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो नॉर्थ कोरिया भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि वही उसका उस समय सबसे पक्का दोस्त था। उसी समय एक और बड़ी घटना हुई। गल्फ वॉर चल रहा था और अमेरिका इस लड़ाई में जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नॉर्थ कोरिया को लगा कि ये तकनीक जल्दी साउथ कोरिया को भी मिलेगी क्योंकि वो एलाइज हैं, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा कौन फिर? इसलिए 1998 में ब्यूरो 121 नाम की एक यूनिट नॉर्थ कोरिया की सरकार ने बनाई। उस समय किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल देश के सुप्रीम लीडर थे। इस यूनिट का उद्देश्य था सेना के लिए एक तकनीक को डेवलप करना, लेकिन कुछ ही बरस में नॉर्थ कोरिया की जो खुफिया एजेंसी है, रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो यानी आरजीबी, उसके तहत इसे ले लिया गया यूनिट 121 को, और धीरे धीरे इस यूनिट का फिर उद्देश्य बदला। पहले इस यूनिट के लोग खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे। जब इंटरनेट का दौर आया तो ये यूनिट 121 के लोग हैकिंग का काम करने लगे। साउथ कोरिया के सरकारी दफ्तरों में जब हैकिंग हुई तो इस यूनिट का नाम आया। साउथ कोरिया के न्यूक्लियर प्लांट पर हैकिंग की कोशिश हुई, इसी ग्रुप का नाम आया। तो जब बदनामी होने लगी कि आप ऐसे सॉवरेन एसेट्स को हिट कर रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रही है एक सरकार दूसरे सरकार को, तो बदनामी से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ब्यूरो 121 से दूरी बनाई और छोटे छोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पनपने लगे, जहां पैसा सरकार का लगता था लेकिन नाम नहीं आता था कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो हैक कर रहे हैं। 2014 में सोनी फिल्म्स वाली हैकिंग से दुनिया को नॉर्थ कोरियन हैकर्स की ताकत का पता चला कि ये कितने सीरियस बिजनेस में हैं। उसके बाद 2016 में बांग्लादेश के नेशनल बैंक को भी लूटने की कोशिश की गई। करीब $1 बिलियन चुराने की कोशिश थी, लेकिन नाकाम रही। फरवरी 2025 में नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने एक कंपनी के करीब $1.5 बिलियन लूटे। वो वाकया ज़रूर आपको बता देते हैं। 21 फरवरी की रात थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बाइबिट के मुखिया बेन जो अपने घर पर थे। लैपटॉप पर कंपनी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ईथर नाम की एक डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे। अब ऐसा वैलिडेशन उन्होंने पहले भी कई बार दिया था, इसलिए उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा कि एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये ऑथराइजेशन देने के करीब आधे घंटे बाद उनका फ़ोन बजा और दूसरी तरफ कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम हैक हो गया, हमारे सारे ईथर गायब हो गए। कितने के ईथर थे? करीब $1.5 बिलियन, यानी लगभग 13,500 करोड़ रुपए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी चोरी एक फ्री सॉफ्टवेयर के जरिए की गई थी। इस सॉफ्टवेयर का नाम ही सेफ था। कई सालों से कंपनी सिक्योरिटी के लिए इसी सॉफ्टवेयर पर भरोसा कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो काम नहीं आया। मार्केट में जो दूसरे प्लेयर्स थे सेफ्टी के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये लोग सेफ पर ही थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हैकर्स ने पहले सेफ के एक डेवलपर का कंप्यूटर हैक किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टम में एक ऐसा कोड डाला जिससे ट्रांजैक्शन की जानकारी को चेंज किया जा सकता था। जब कंपनी के हेड बेन झाओ के पास ट्रांसफ़र अप्रूवल का लिंक गया तो वो बिल्कुल असली लिंक जैसा ही दिख रहा था। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं कंपनी के एक अकाउंट से ईथर निकाल के दूसरे में डाल रहा हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अप्रूवल दिया, पूरे अकाउंट का कंट्रोल हैकर्स ने अपने हाथ में ले लिया और $1.5 अरब की क्रिप्टो करेंसी अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर ली। एक और बात, बाइबिट की सिक्योरिटी में 3 लेयर्स होते हैं। किसी एक इंसान के पास इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने का हक नहीं था, 3 ऑफिसर्स की मंजूरी चाहिए, लेकिन हैकर्स ने वो प्रोसेस भी बाईपास किया, यानी सिर्फ एक अप्रूवल से काम हो गया। कुछ ही देर में ब्लॉकचेन पर इसका असर दिखने भी लगा। दुनिया भर के क्रिप्टो जानकारों ने इसको ट्रैक किया और जल्द ही शक नॉर्थ कोरिया के लाज़रस ग्रुप पर गया।
यही ग्रुप पहले भी कई बड़े साइबर अटैक्स कर चुका था। बाइबिट के दफ्तर में अफरा तफरी मची। बेन जो तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर सिंगापुर गए, लेकिन जो दिक्कत थी वो सिर्फ पैसे जाने की नहीं थी। बाइबिट के पास ग्राहकों की करीब 20 अरब डॉलर की जमा पूंजी थी। जैसे ही हैकिंग की खबर फैली, लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू किए और कुछ ही घंटों में 10 बिलियन डॉलर की करेंसी प्लेटफॉर्म से निकाल ली गई कि हैक हो रहा है तो पैसा अपन निकाल लो। इस एक घटना का असर पूरे दुनिया के क्रिप्टो बाजार पर पड़ा था। बिटकॉइन की कीमत 20% नीचे आई और ये गिरावट 2022 के बाद सबसे बड़ी थी। दिलचस्प बात यह भी है कि बेन ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि कंपनी को पहले ही कई वार्निंग्स मिल चुकी थी। हैक होने से 3-4 महीने पहले उन्हें पता चल गया था कि सेफ सॉफ्टवेयर में कई लूप होल्स हैं। अफसोस जताया उन्होंने कि काश पहले ही सिस्टम को बदला होता। लेकिन घड़ी उल्टी तो घूमती नहीं है। FBI की जांच हुई और उसमें मालूम चला कि ये काम नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने ही किया था। नॉर्थ कोरिया ने हमेशा की तरह इससे इनकार किया और इससे नॉर्थ कोरिया की सबसे कामयाब हैकिंग अटेम्प्ट्स में गिना जाता है। लेकिन लिस्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2009 में साउथ कोरिया और अमेरिका की सरकारी वेबसाइट हैक हुई, नाम नॉर्थ कोरिया का आया। 2011 में साउथ कोरिया का नोंगह्यू बैंक हैक हुआ, लाखों लोगों के पैसे कई घंटों तक अटके रहे। 2013 में साउथ कोरिया के ही टीवी चैनल्स अचानक बंद हुए, बैंक से कंप्यूटर से डेटा डिलीट हुआ। 2014 में सोनी पिक्चर्स वाला केस हुआ जो हमने आपको बताया। 2016 में बांग्लादेश के नेशनल बैंक वाली घटना हुई, वो हम आपको बता चुके हैं। फिर 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर नाम के वायरस से 100 से ज़्यादा देशों के कंप्यूटर ठप हुए, सब में नॉर्थ कोरिया का नाम आया। 2021 में फाइजर और दूसरी कंपनियों की रिसर्च को चुराने की कोशिश हुई, इसमें भी नॉर्थ कोरिया का नाम आया। और 2024 में DMM बिटकॉइन नाम की कंपनी से $30 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी साफ कर दी गई। 2025 में बाइबिट वाला केस हुआ जो हमने अभी आपको बताया। और अब नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का नया निशाना बने हैं यूक्रेनी ऑफिशियल्स। साइबर सिक्योरिटी कंपनी प्रूफ पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की सरकार से जुड़ा एक हैकर ग्रुप है TA406, यूक्रेनी अधिकारियों को टारगेट कर रहा है। लेकिन यहाँ वो पैसा नहीं चुराना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार क्या सोच रही है, युद्ध को लेकर उसकी रणनीति क्या होगी और रूस के खिलाफ लड़ाई कितने समय तक चल सकती है। इसकी जानकारी वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वजह हम पहले भी बता चुके हैं, नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए वो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि हैकर ये काम कैसे कर रहे हैं। TA406 सबसे पहले एक फर्जी आइडेंटिटी बनाता है, खुद को किसी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट या थिंक टैंक का विशेषज्ञ बताकर ईमेल भेजते हैं। ईमेल ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े व्यक्ति ने, भरोसेमंद व्यक्ति ने भेजा हो और उसमें यूक्रेन की राजनीति से जुड़ा कोई टॉपिक होता है। फरवरी 2025 में इस ग्रुप ने ऐसा ही एक कैंपेन चलाया। फौज के कई अधिकारियों को ऐसे लिंक्स मिले, कुछ लोगों ने लिंक पर क्लिक कर दिया और उनके कंप्यूटर्स हैक हुए। इससे कंप्यूटर का IP एड्रेस उनको मिला, हार्ड डिस्क की जानकारी हैकर्स के पास गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यूक्रेन के कुछ अधिकारियों को माइक्रोसॉफ्ट की तरह दिखने वाला एक फर्जी मेल भेजा गया। ईमेल में लिखा होता था कि आपके अकाउंट से किसी ने लॉगिन किया है, इसलिए पासवर्ड चेंज कीजिए। तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं कि भाई एक हैकिंग अटेम्प्ट है, उससे बचना चाहिए मुझे। लेकिन ये जो बचने वाला मेल आया है सो कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वही हैकिंग अटेम्प्ट होता है। नया टैब खुल जाता है जहां यूज़र नेम और पासवर्ड भरने का ऑप्शन आता है और ये इन्फॉर्मेशन सीधे हैकर्स को मिलती है जो बाद में उनका अकाउंट लॉगिन करते। और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से इसी साल फरवरी में यूरोपियन यूनियन ने नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी रिकॉनेसेंस के प्रमुख ली चांग हो पर भी बैन लगाया। अब ये ग्रुप्स AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इससे हैकिंग की एफिशिएंसी बढ़नी ही है और हैकिंग के केसेस भी बढ़ेंगे। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आज का राजदूत कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।